जो केयर गिवर है या फिर जो मदर है वो प्रॉपर तरीके से बच्चे को फीड करवाती है, उसकी बायोलॉजिकल नीड का अच्छे से ध्यान रखती है, उसकी बायोलॉजिकल नीड सारी जो फुलफिल होती है और बच्चे को लगता है कि जो मेरे ऑर्गन्स है वो मेरी बायोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो कैपेबल है, तो देन बच्चे के अंदर ट्रस्ट का क्राइस्ट जो है वो विकसित होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रभा ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैट्रिक्स साइकोलॉजी। मेरी इस वीडियो का टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है एरिक एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। मैं इसलिए भी इसे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि हर एग्ज़ाम में, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, गेट हो, एमफिल, पीएचडी हो या टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इसके साथ साथ साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर बार इस थ्योरी से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है। उनको काफ़ी दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि एक तो एरिक एरिक्सन ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत सारी जो है वो स्टेजेस दी हैं और उसके साथ साथ जो है उसकी एज दी है। एज के साथ साथ जो है कुछ क्राइसिस दिए हैं, कन्फ्लिक्ट्स दिए हैं, माल एडेप्टिव आउटकम्स दिए हैं, सम वर्च्यूज एंड स्ट्रेंथ दिए हैं, जिसके कारण कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कोरिलेट नहीं कर पाते हैं और उन्हें जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वो दिक्कत नहीं आएगी और जब भी आपको इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो लेट्स स्टडी अबाउट एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है साइकोसोशल डेवलपमेंट की, इसमें जो स्टेजेस हैं वो है 8 स्टेजेस। 8 स्टेजेस जो है वो दी है एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में। तो हम स्टार्ट करेंगे। एरिक एरिक्सन थ्योरी जो है वो साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी है और डेवलपमेंट के लिए भी जो है वो इस थ्योरी को जाना जाता है। एरिक एरिक्सन ने जो है वो एक बुक लिखी थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी और इसे लिखा था 1950 में। इसमें जिक्र किया था एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का। 8 स्टेजेस जो थी डेवलपमेंट की वो उसने दी थी। ओके, एरिक एरिक्सन जो थे वो एक फेमस साइको एनालिस्ट थे, स्पेसिफिकली चाइल्ड साइको एनालिसिस, और उन्हें जो है वो आमतौर पे जाना जाता है ईगो साइकोलॉजिस्ट के रूप में। He accepted the psychosexual stages given by Sigmund Freud. जो एरिक एरिक्सन है, एरिक एरिक्सन एक्सेप्ट करते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। सिगमंड फ्रॉइड ने ये जो स्टेजेस दी है साइकोसेक्सुअल, वो 5 स्टेजेस दी है और एरिक एरिक्सन उन्हें जो है वो एक्सेप्ट करते हैं एंड देन जो एक इंडिविजुअल की डिटेल्ड लाइफ है, जो पूरा लाइफ स्पेन है, उसे जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं। लेकिन थोड़ी सी डिफरेंशिएशन जो है वो, थोड़ी सी ये थ्योरी जो है वो डिफरेंट है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करती है सोशल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। सिगमंड फ्रॉइड थे, उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना था बायोलॉजिकल फैक्टर्स को, अर्थात जैसे जैसे इंडिविजुअल की बायोलॉजी जो है वो चेंज होती है, वैसे वैसे पर्सन की जो है पर्सनैलिटी भी चेंज होती है। लेकिन एरिक एरिक्सन ने माना कि बायोलॉजिकल फैक्टर के साथ साथ सोशल और हिस्टोरिकल फैक्टर भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी है और इसीलिए इस थ्योरी को कहा जाता है साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ओके,
जहां पे दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की, सिगमंड फ्रॉइड ने उसमें 5 स्टेजेस दिए थे और उसने पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट को स्टडी किया था टिल adolescents, but Eric Erikson gave 8 psychosocial stages of development which covered whole life in a detail. एरिक एरिक्सन ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए 8 स्टेजेस दी और एक इंडिविजुअल की होल लाइफ को डिटेल में कवर किया, ठीक है। एंड देन और एरिक एरिक्सन ने फोकस किया और उसने इंपॉर्टेंस दी होलिज्म को। होलिज्म होलिज्म अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, पर्सनैलिटी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है और इंटीग्रेटेड है, वो होल है। वो सिर्फ जो वो बायोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर निर्भर नहीं करती है, वो सोशल, एनवायरमेंटल और हिस्टोरिकल और उसके साथ साथ बायोलॉजिकल फैक्टर का भी जो है वो एक होल है, वो तय करते हैं। आपका बायोलॉजिकल मैच्योरिटी तय करती है पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट तय करेगा पर्सनैलिटी कैसी होगी, और हिस्टोरिकल और सोशल फैक्टर भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस दी एरिक एरिक्सन ने वो दी एनवायरमेंटलिज्म में। ओके, एनवायरमेंटलिज्म में एरिक एरिक्सन का मानना है कि एनवायरमेंट और हमारे सोशल फैक्टर हमारी पर्सनैलिटी को तय करते हैं, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं और उसे मॉडिफाई करते हैं, उसे चेंज करते हैं। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस दी वो दी चेंजेबिलिटी को। मीन्स इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी चेंज होती है बाय गेटिंग एक्सपीरियंस, बाय गेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन, बाय एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो सकती है उसके अनुभव से, उसकी जो इंफॉर्मेशन वो गैदर करता है उसके द्वारा और उसके सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के द्वारा एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी चेंज होती है। कभी भी एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो स्टैटिक नहीं होती है, वो एक जैसी नहीं रहती है, वो चेंज होती है फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। ओके, एंड देन एरिक एरिक्सन फॉलो करते हैं एपिजेनेटिक प्रिंसिपल को। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल, एरिक एरिक्सन जो है वो फॉलो करते हैं एपिजेनेटिक प्रिंसिपल को। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिजेनेटिक प्रिंसिपल? एपिजेनेटिक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है ना, क्या होता है एपिजेनेटिक प्रिंसिपल? एपिजेनेटिक का मतलब होता है कि जो पर्सनैलिटी है वो रिजल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, biological maturation and social factor. ओके, एपिजेनेटिक प्रिंसिपल का मतलब है कि जो पर्सनैलिटी है इंडिविजुअल की, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ interaction of biological maturation and social factors. In the theory of Erik Erikson, epigenetic principle means each developmental stages have
optimal time or ideal time for development that occur in a sequence means कि डेवलपमेंट की हर एक स्टेज के लिए एक प्रॉपर और आइडल टाइम होता है, उसी टाइम पे ही जो है वो पर्सनैलिटी विकसित होगी। और जो पर्सनैलिटी का जो विकास होता है वो एक सीक्वेंस वाइज होता है, अर्थात एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज जो है वो आती है। Erik Erikson believe that personality develop through 8 stages। मैंने आपको बताया कि जो एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है उसमें 8 स्टेजेस दी गई है। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? 8 स्टेजेस। सिमिलर टू द फ्राइट अर्ली stages but with a focus on social and psychological influence rather than just biological factor। सिगमंड फ्रॉइड ने माना कि पर्सनैलिटी के लिए जो उत्तरदायी फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर है, बट एरिक एरिक्सन बिलीव दैट पर्सनैलिटी developed through the psychological, biological and social factors. All these factors are responsible for the personality development. According to the Erik Erikson's, personality is the result of interaction between biological maturation और social और historical factor। एरिक एरिक्सन के अनुसार पर्सनैलिटी का जो विकास है वो परिणाम है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और सोशल और हिस्टोरिकल फैक्टर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसके कारण एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी विकसित होती है। आफ्टर दैट सोशल साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन psychosocial theory of Erikson's emphasized that in addition to mediating between id impulse and super ego demand। क्लियर? जिस तरह से मैंने बताया आपको कि जो एरिक एरिक्सन थे वो एक फेमस ईगो साइकोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने सिर्फ जो वो ईगो डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फोकस किया। क्लियर? तो एरिक एरिक्सन का मानना था कि जो ईगो है, ईगो एक मीडिएटिंग रोल जो है वो अदा करता है बिटवीन इड एंड सुपर ईगो एंड मेक द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट। वो एक मीडिएटिव भूमिका निभाता है इड की इंपल्स और सुपर ईगो की डिमांड के बीच में, जिससे कि वो जो विकास होगा उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा और एक्वायर करेगा सम एटीट्यूड एंड स्किल्स, ताकि इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में एक्टिव और कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बन सके। क्लियर? इसे हम क्या समझे? इसे हम ये समझे कि एरिक्सन के अनुसार इड की इंपल्स और सुपर ईगो की डिमांड के बीच में जो ईगो होता है, ईगो एक मीडिएटिंग का कार्य करता है ताकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सके, जिसके कारण एक इंडिविजुअल के अंदर एक्वायर कर सके वो अच्छे एटीट्यूड और स्किल, ताकि वो सोसाइटी में एक अच्छे मेंबर, एक्टिव मेंबर के रूप में कंट्रीब्यूट कर सके। एंड देन नेक्स्ट है कि जो साइको सोशल स्टेजेस जो है वो दी है एरिक एरिक्सन ने, उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लियर? उसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एरिक एरिक्सन का मानना है कि एवरी साइको सोशल स्टेज के पास एक क्राइसिस होता है। अब है व्हाट डू यू मीन बाय द क्राइसिस? Crisis means an individual lifespan has a turning point that result of biological maturity and social demand interactions। मतलब कि जब biological maturity और social demand आपस में interact करते हैं, इस interaction के कारण लाइफ स्पैन में एक इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन में एक टर्निंग पॉइंट आता है और इसी टर्निंग पॉइंट को कहा गया क्राइसिस। Clear? Every psychosocial crisis have a positive as well as negative components। जो भी क्राइसिस होंगे हर एक स्टेज में, जिस भी तरह की क्राइसिस होगी, उस क्राइसिस में
कुछ पॉजिटिव कंपोनेंट होंगे और कुछ नेगेटिव कंपोनेंट होंगे। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के लिए इन दोनों के बीच में अर्थात नेगेटिव और पॉजिटिव कंपोनेंट के बीच में एक फेवरेबल रेशो होना अनिवार्य है। यदि इनके बीच में फेवरेबल रेशो जो है वो होता है तो बैलेंस्ड पर्सनैलिटी जो वो विकसित होकर के आती है। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट्स के बीच में डिसप्रपोर्शनेट हो जाता अर्थात फेवरेबल रेशो जो है वो नहीं होता है, जिसके कारण की जो पर्सनैलिटी जो है वो डिस्टॉर्टेड और ब्लॉक्ड पर्सनैलिटी जो है वो विकसित होती है। It is definitely possible in each stage biological maturation and social demand create a conflict. ऑब्वियस सी बात है कि हर एक स्टेज में जो क्राइसिस उत्पन्न होते हैं, जब आपकी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और सोशल डिमांड आपस में इंटरैक्ट करती है, इंटरेक्शन के दौरान कुछ कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। यदि एक इंडिविजुअल उन कन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से रिजॉल्व करता है, देन his ego development absorb all the negative component, means जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और सोशल डिमांड के इंटरेक्शन के कारण जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुए हैं, चाहे वो पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट्स हो चाहे वो नेगेटिव कन्फ्लिक्ट्स हो, यदि कन्फ्लिक्ट्स को एक इंडिविजुअल इफेक्टिवली रिजॉल्व करता है तो जो इंडिविजुअल की ईगो होती है वो नेगेटिव कंपोनेंट को ऑब्जर्व कर लेती है एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इजंट हिंडर्ड एंड डिस्टॉर्टेड। जब वो उन नेगेटिव कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करती है तो इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो ना तो हिंडर्ड होती है और ना ही डिस्टॉर्ट होती है, और वो अगली स्टेज में इफेक्टिवली और सक्सेसफुली जो है वो पास ऑन हो जाती है। इसी in the psychosocial development every stage has conflict. We know that in psychosocial development stages every stage has a conflict or a crisis. When resolved by an individual successfully, that leads to the psychosocial strength. क्लियर? हर एक जो स्टेज में इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट की जो स्टेज होगी पर्सनैलिटी की, हर एक स्टेज में कुछ क्राइसिस उत्पन्न होंगे और कन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होंगे। यदि इंडिविजुअल उन्हें अच्छे से रिजॉल्व करता, इफेक्टिवली जो है वो सेटिस्फैक्टरी तरीके से उन्हें रिजॉल्व करता है, तो इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होंगी साइको सोशल स्ट्रेंथ, और इन्हीं साइको सोशल स्ट्रेंथ को कहा जाएगा वर्च्यू। क्लियर? जब इंडिविजुअल की लाइफ में क्राइसिस और कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, उन कन्फ्लिक्ट्स को वो जब रिजॉल्व करेगा तो जो नेगेटिव कंपोनेंट भी डेवलप होंगे। जब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और सोशल डिमांड के बीच में इंटरेक्शन होगी, जरूरी नहीं है कि उसमें जो क्राइसिस और कन्फ्लिक्ट होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही होंगे, वो पॉजिटिव भी होंगे वो नेगेटिव भी होंगे। जब इंडिविजुअल जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो जब वो कन्फ्लिक्ट जो है, किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट होगा, तो अगर वो उन कन्फ्लिक्ट्स को अच्छे तरीके से रिजॉल्व करेगा, उन्हें वो सॉल्व करेगा, उन्हें वो फेस करेगा, तो जो रेस्ट जो नेगेटिव कंपोनेंट्स होंगे, इंडिविजुअल उन्हें जो है वो ऑब्जर्व कर लेगा, सॉल्व कर लेगा, एंड देन उसकी पर्सनैलिटी जो है वो इफेक्टिव तरीके से डेवलप होगी और उसकी पर्सनैलिटी नेक्स्ट स्टेज में चली जाएगी। और इसी कारण से जो हर एक स्टेज में जो कन्फ्लिक्ट्स और क्राइसिस उत्पन्न होते हैं, जब इंडिविजुअल उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली उन्हें जो है वो रिजॉल्व कर लेता है, तो उसके अंदर साइको सोशल स्ट्रेंथ जो है वो विकसित होती है, और इन्हीं साइको सोशल स्ट्रेंथ को जो है वो कहा जाता है वर्च्यूज। क्लियर? अब है कि कई बार हम जो है वो क्राइसिस और वर्च्यूज, हम बोलेंगे कि जो पॉजिटिव कंपोनेंट होंगे वो ही लीड करेंगे वर्च्यूज को, जबकि ऐसा नहीं है। वर्च्यू को डेवलप करने के लिए इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट के बीच में
एक अच्छा प्रपोर्शन होना जो है वो जरूरी है, अर्थात ये बैलेंस्ड होने चाहिए। यदि इसमें से एक भी ज्यादा होगा, सपोज करते हैं कि पॉजिटिव ही आपके पास ज्यादा होंगे, पॉजिटिव कंपोनेंट ही ज्यादा होंगे, तो इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो माल एडप्टिव व्यवहार जो है वो उत्पन्न करेगी, चाहे पॉजिटिव। यदि इंडिविजुअल के पास पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव का रेशो कम है, नेगेटिव कंपोनेंट का रेशो ज्यादा है, तब भी जो है वो इंडिविजुअल माल एडप्टिव आउटकम डेवलप करेगा। कई बार जो है वो जितनी भी जो बुक्स हैं, कई बुक्स मैंने कंसल्ट की और बहुत सारी मैंने वीडियोस भी देखी, तो उसमें थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन है कि कभी लगता है कि जो वर्च्यू है वो सिर्फ पॉजिटिव से ही आ रहे हैं। नहीं, वर्च्यू जो है वो दोनों से आ रहे हैं, पॉजिटिव कंपोनेंट से भी, नेगेटिव कंपोनेंट से। वर्च्यू आपके तब विकसित होंगे जब इन दोनों के बीच में एक फेवरेबल रेशो होगा, अर्थात ये प्रॉपर होंगे। जो पॉजिटिव होंगे वो जब रिजॉल्व कर पाएंगे और जो बाकी जो नेगेटिव बच्चे होंगे उन्हें वो ऑब्जर्व कर लेगा, जिसके कारण की पर्सनैलिटी का अच्छा विकास होगा। यदि इसमें जो रेशो है, इस रेशो में जो है वो अच्छा प्रपोर्शन नहीं होगा, फेवरेबल जो है वो रेशो नहीं होगा पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट के बीच में, जिसके कारण की पर्सनैलिटी में जो है वो माल एडप्टिव आउटकम जो है वो विकसित होंगे। ओके, तो ये हमारे पास है एरिक एरिक्सन की स्टेजेस। ओके, और ये वाली जो स्टेजेस है ये सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दी गई स्टेजेस है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड एरिक एरिक्सन ने दी है 8 स्टेजेस। साइकोसेक्सुअल जो स्टेजेस जो दी है एरिक एरिक्सन ने, वो दी है उसने 8 स्टेजेस। ओके, और पहली जो स्टेज है वो है इन्फेंसी, और इन्फेंसी स्टेज स्टार्ट होती है वर्थ टू 18 मंथ, मींस 1.5 ईयर, और सम टाइम जो है वो सम बुक्स मेंशन 2 इयर्स। इस स्टेज को जाना जाता है ओरल सेंसरी स्टेज के रूप में भी। इन्फेंसी स्टेज start from birth to 18 or 1.5 year or 2 years. It is also called oral sensory stage, and it is parallel to the oral stage of Sigmund Freud psychosexual stage. Okay, जो इन्फेंसी स्टेज है ये सिगमंड फ्रॉइड की ओरल स्टेज से मिलती जुलती स्टेज है, जो स्टार्ट होती है बर्थ टू 2 इयर्स। इसमें जो क्राइसिस जो है और कंफ्लिक्ट जो जनरेट होते हैं वो होते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और जो इंपॉर्टेंट इवेंट इसमें जनरेट होता है वो होता है फीडिंग का। ठीक है, इस स्टेज में जब बच्चा जो है वो होता है इन्फेंसी स्टेज में, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो टोटली अनसर्टेन होता है, और वो अपनी हर एक जरूरत के लिए अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे जो है वो डिपेंड करता है। वो पूरी तरह से निर्भर होता है अपने जो केयर गिवर है उनके ऊपर और अपनी मदर के ऊपर। ये जो क्राइसिस विकसित होता है आपका जो पेरेंट्स द्वारा जो है वो, या मैटरनल केयर जो है वो दी जाती है, उसके द्वारा जो है ये क्राइसिस जो है वो उत्पन्न होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का। यदि जो केयर गिवर है या फिर जो मदर है वो प्रॉपर तरीके से बच्चे को फीड करवाती है, उसकी बायोलॉजिकल नीड का अच्छे से ध्यान रखती है, उसकी बायोलॉजिकल नीड सारी जो वो फुलफिल होती है, और बच्चे को लगता है कि जो मेरे ऑर्गन्स है वो मेरी बायोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो कैपेबल है, तो देन बच्चे के अंदर
ट्रस्ट का क्राइसिस जो है वो विकसित होता है। इसके अपोजिट यदि बच्चे को प्रॉपर केयर नहीं मिलती है, उसकी बायोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई नहीं किया जाता है, उसके खाने पीने का जो अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता है, तो बच्चे को महसूस होता है कि उसके जो ऑर्गन्स है दे आर नॉट कैपेबल टू जस्टिफाई और सेटिस्फाई his or her biological need that lead the mistrust in a individual। क्लियर? जिसके कारण कि बच्चे के अंदर जो है वो अविश्वास का क्राइस जो है या कंफ्लिक्ट जो है वो विकसित होता है। अब है कि विश्वास और अविश्वास ये दोनों तरह के कंफ्लिक्ट का जो विकास जो है वो बच्चों के अंदर होना जरूरी है। यदि इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर जो है वो फेवरेबल या प्रॉपर प्रोपोर्शन जो है वो होता है ना, इसका जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए, इसके पॉजिटिव कंपोनेंट भी और इसके नेगेटिव कंपोनेंट भी। यदि ये प्रोपोर्शन बराबर होता है तो इंडिविजुअल के अंदर साइको सोशल स्ट्रेंथ और वर्च्यू विकसित होगी, वो होगी होप की, वो आशा रखेगा, उसे उम्मीद होगी दूसरों से, कि उसे उम्मीद होगी कि उसकी जो भी नीड है वो पूरी की जाएगी। यदि इसमें से इस प्रोपोर्शन में से यदि एक भी क्राइसिस और कन्फ्लिक्ट जो है वो कम या ज्यादा हो जाता है, यदि पॉजिटिव होगा तो सेंसरी माल एडजस्टमेंट हो जाएगी, अगर नेगेटिव जो है वो जो नेगेटिव कंपोनेंट इसका ज्यादा होगा तो बच्चों के अंदर जो माल एडेप्टिव आउटकम आएगी वो आएगी विथड्रॉल की। क्लियर? एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास, ये फर्स्ट स्टेज थी, एंड देन सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज इज द अर्ली चाइल्डहुड that start from 2 to 3 years. It also called muscular anal stage. It is parallel to the anal stage that is given by Sigmund Freud psychosexual stage. Clear? Or start from 2 to 3 years. और इस स्टेज में जो क्राइसिस और कंफ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं वो होते हैं ऑटोनॉमी और शेम एंड डाउट। क्लियर? शेम एंड डाउट, ऑटोनॉमी और शेम और डाउट का क्राइसिस जो है वो इस स्टेज में विकसित होता है। अब बच्चे के अंदर ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो है वो विकसित हो चुका है। अब जो है जो बच्चे होते हैं वो 2 साल तक जो है वो जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो होता है टॉयलेट ट्रेनिंग, कि इस स्टेज तक जो है वो बच्चा जो है वो ऑटोनॉमी हासिल करना चाहता है। क्लियर? इस स्टेज में बच्चा सोशल डिस्क्रिमिनेशन सीख जाता है, इस स्टेज में बच्चे के अंदर वर्बलिज्म आना शुरू हो जाता है, और इस स्टेज में जो है वो बच्चे में सेल्फ कंट्रोल की भावना भी विकसित हो जाती है, खास करके टॉयलेट ट्रेनिंग के द्वारा, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा अपने टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो सीख जाता है और बच्चा चाहता है कि उसे छोटे छोटे कामों में थोड़ी सी जो है वो ऑटोनॉमी दी जाए। ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं कि आप उसे अत्यधिक स्वतंत्रता दें, अगर आप अत्यधिक स्वतंत्रता भी देंगे तब भी दिक्कत होगी। क्लियर? तो बच्चे को जो है वो थोड़ी सी जो है वो ऑटोनॉमी देनी चाहिए, और जो भी वो कार्य करता है उसके कार्य को एनकरेजमेंट जो है वो मिलना चाहिए, एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। यदि आप बच्चे को छोटे छोटे कार्य करने देते हैं और बच्चा जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीख जाता है तो बच्चे के अंदर विकसित होता है क्राइसिस ऑटोनॉमी का। यदि बच्चा जो है वो किसी कारण से नहीं कर पाता, अर्थात वो टॉयलेट ट्रेनिंग भी नहीं सीख पाता है और पेरेंट्स जो है वो ओवर रिस्ट्रिक्शन के कारण जो वो उसे छोटे छोटे काम भी करने नहीं देता है, तो जिसके कारण बच्चे के अंदर जो है वो शेम और डाउट का क्राइसिस जो है वो विकसित होता है। यहाँ पे भी वही बात है कि इसमें एक फेवरेबल प्रोपोर्शन होना चाहिए, ऑटोनॉमी और शेम और डाउट के बीच में जब एक अच्छा प्रोपोर्शन विकसित होता है तो इंडिविजुअल के अंदर वर्च्यू विकसित होगा विल का। यदि इसमें से एक का प्रोपोर्शन ज्यादा हुआ, अर्थात ऑटोनॉमी का प्रोपोर्शन ज्यादा हुआ, तो उसके अंदर माल एडेप्टिव आउटकम आ जाएगी शेमलेस की। यदि बच्चे के अंदर शेम एंड डाउट का प्रोपोर्शन ज्यादा है, ऑटोनॉमी का कम है,
तो बच्चे के अंदर आ जाएगा माल एडप्टिव आउटकम, कंपल्शन। नेक्स्ट एंड थर्ड स्टेज इज प्री स्कूल, और इसे बोला जाता है प्ले स्टेज भी। प्ले स्टेज क्यों बोला जाता है प्ले स्टेज? क्योंकि इस स्टेज में बच्चे खेलना आरंभ करते हैं। यहाँ पे बच्चे का सोशल एनवायरनमेंट थी ओनली मदर, यहाँ पे फैमिली मेंबर आ जाएंगे, एंड देन यहाँ पे उसका फैमिली मेंबर के साथ, मदर के साथ साथ उसका प्ले ग्रुप भी हो जाएगा। उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है अब थोड़ा सा बढ़ने वाला है। प्री स्कूल या प्ले स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 3 to 6 ईयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोकोमोटरी जेनिटल या जेनाइटल, and it is parallel to the phallic stage of psychosexual stage that is given by Sigmund Freud. क्लियर? प्री स्कूल स्टेज, प्ले स्टेज ये स्टार्ट होती है 3 साल से लेकर के 6 साल तक, और इसे कहा जाता है लोकोमोटरी जेनिटल भी, लोकोमोटरी जेनाइटल भी। एंड देन ये मिलती जुलती है सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल स्टेज, फैलिक स्टेज से ये मिलती जुलती है। और इसमें जो क्राइसिस और कंफ्लिक्ट विकसित होते हैं वो होते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें जो काम आता है, इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, वो आता है एक्सप्लोरेशन का। एट दिस स्टेज बच्चे का सोशल दायरा अब बढ़ने वाला है। वो अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलने वाला है। अब उसका प्री स्कूल शुरू हो रहा है, वहां पे भी जो है वो उसका सोशल एनवायरनमेंट बढ़ने वाला है। और जब उसका सोशल दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसके जो सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो उसे कुछ जिम्मेवारियां देते हैं, और उसका जो सामाजिक जो ग्रुप है वो डिमांड करता है कि इंडिविजुअल जो है वो छोटी छोटी जिम्मेवारियों को ले और उन जिम्मेवारियों को वो पूरा करे। यदि बच्चा ऐसा करता है, यदि इंडिविजुअल ऐसा करता है, तो उसे अपने ग्रुप से जो है वो एनकरेजमेंट मिलता है, उसे रीइंफोर्समेंट मिलती है, और बच्चे के अंदर डेवलप होता है क्राइसिस इनिशिएटिव का। इफ इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू फुलफिल हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट लीड टू द क्राइसिस गिल्ट। यदि बच्चा जो जिम्मेवारियां उसके ग्रुप ने उसको दी है, अगर वो उन्हें पूरा नहीं कर पाता है, उन्हें वो अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसे अपने समूह से, अपने ग्रुप से कुछ पनिशमेंट मिल जाती है, और वो पनिशमेंट बच्चे के अंदर विकसित करती है गिल्ट की भावना को। अब यहाँ पे भी वैसा है कि इनिशिएटिव और गिल्ट के बीच में एक अच्छा प्रपोर्शन होना, फेवरेबल प्रपोर्शन होना, बैलेंस्ड प्रपोर्शन होना जरूरी है, ताकि बच्चे के अंदर जो है वो पर्पस का वर्च्यू विकसित हो सके। इस स्टेज में जो है, जब बच्चे को जिम्मेवारियां दी जाती है तो वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है, ढूंढता है वो सोल्यूशन। क्लियर? जिसके कारण जब उसको जिम्मेवारियां दी जाती है और उन जिम्मेवारियों को जब वो पूरा करता है तो उसे लगता है कि मेरी कुछ वैल्यू है इस ग्रुप में, जिसके कारण कि उसके अंदर क्राइसिस विकसित होता है इनिशिएटिव का। यदि बच्चे के अंदर एक्सेसिव इनिशिएटिव हो जाए, मतलब ज्यादातर जो है वो गिल्ट के कंपैरिजन में जो है वो बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इनिशिएटिव का क्राइसिस जो वो विकसित हो जाएगा, तो बच्चा बन जाएगा रुथलेसनेस। यदि गिल्ट इसमें ज्यादा हो जाएगा तो बच्चे के अंदर विकसित होगा इनिबिशन। एंड फोर्थ स्टेज इज स्कूल स्टेज, जो स्टार्ट होती है 6 to 12 ईयर। इट इज पैरेलल टू द लेटेंसी स्टेज ऑफ सिगमंड फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेज। ठीक है? चौथी अवस्था है स्कूल एज की, जो शुरू होती है 6 से 12 साल तक, और ये सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल लेटेंसी स्टेज से मिलती जुलती है। और इस स्टेज में जो क्राइसिस विकसित होता है वो होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ओके, अब बच्चा स्कूल जाने लगा है, उसका सोशल एनवायरनमेंट इंक्रीज हो गया है,
उसकी रिलेशन जो है वो टीचर के साथ हो गई है, उसकी रिलेशन अपने पीयर ग्रुप्स के साथ होती है, और इस ग्रुप में जो है वो नई नई जिम्मेवारियां दी जाती है, नई नई नॉलेज दी जाती है, और साथ ही साथ नई नई स्किल्स जो है वो सिखाई जाती है। यदि इस स्टेज में बच्चा उन स्किल्स को, उन नॉलेज को और उन इंफॉर्मेशन को अच्छे से सीख पाता है, तो बच्चे के अंदर विकसित होता है इंडस्ट्री, परिश्रमी जो बन जाता है बच्चा, इंडस्ट्री का क्राइसिस जो वो विकसित होता है। यदि बच्चा नए नए स्किल सीखने में असमर्थ हो जाता है, नए नए नॉलेज को गेन नहीं कर पाता है, टीचर्स और अपने सहपाठियों के साथ अच्छे से संबंध स्थापित नहीं कर पाता है, तो बच्चे के अंदर विकसित होता है इन्फीरियरिटी। अब एक अच्छे वर्च्यू को विकसित करने के लिए बच्चे के अंदर इन दोनों चीजों का प्रपोर्शन अच्छा होना जरूरी है, अर्थात इनके बीच में फेवरेबल प्रपोर्शन होना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल के अंदर कंपिटेंस का वर्च्यू विकसित हो सके। यदि बच्चे के अंदर अत्यधिक इंडस्ट्री की भावना विकसित हो जाती है, तो वो नैरो ब्यूरोसिटी बनने जाएगा। यदि बच्चे के अंदर अत्यधिक इन्फीरियरिटी विकसित हो जाएगी, तो वो बन जाएगा पैसिविटी। एंड देन और फिफ्थ स्टेज है हमारे पास, वो है एडोलोसेंस और जेनिटल स्टेज या जेनाइटल स्टेज। एडोलोसेंस स्टार्ट होती है 12 to 18 ईयर्स, और ये सिमिलर है सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल स्टेज, जेनिटल स्टेज की समतुल्य है ये। और इस स्टेज में जो क्राइसिस और कंफ्लिक्ट विकसित होते हैं वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब इस स्टेज में बच्चा अपने सोशल रिलेशनशिप जो है वो स्थापित करता है, उसका सोशल जो दायरा है वो ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे बच्चे ने जो सीखा था, जो स्किल उसने सीखी थी, जो नॉलेज उसने गेन की थी, उस नॉलेज और स्किल को वो एक अच्छे तरीके से, सुसंगठित तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि वो अपने बारे में सेल्फ कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सके, क्लियर तरीके से वो सेल्फ कंसेप्ट बना सके। अर्थात बच्चा इस स्टेज में जो है वो अपने कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, लिमिटेशंस के बारे में अवेयर होता है, और उसकी क्लियर कट जो है वो सेल्फ परसेप्शन बन जाती है, जिसे हम कहते हैं ईगो आइडेंटिटी। अर्थात ईगो को वो अच्छे से पहचान पाता है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तो इस तरह से जो है वो उसे अपनी लिमिटेशन का पता लगता है, जिसे कि उसकी जो है वो सेल्फ परसेप्शन जो है वो क्लियर हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ईगो आइडेंटिटी। और इस स्टेज में जो इंडिविजुअल होते हैं वो सोशल रिलेशनशिप को भी जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, इंक्रीज करते हैं, खास करके जो है वो अपोजिट जेंडर के प्रति भी अपना रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश करना सीख जाते हैं। क्लियर। और दूसरा है हमारे पास, यदि जो स्किल उसने सीखी है इंडिविजुअल ने, जो नॉलेज उसने सीखा है, यदि उसे वो सुसंगठित तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, वो उसे सुसंगठित करने में जो है वो कैपेबल नहीं होता है, जिसके कारण कि उसके सेल्फ कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते, अर्थात उसे अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, लिमिटेशन की जानकारी अच्छे से नहीं होती है, जिसके कारण कि इंडिविजुअल के अंदर रोल कंफ्यूजन या आइडेंटिटी कंफ्यूजन या डिफ्यूजन जो है वो जन्म लेती है। आइडेंटिटी कंफ्यूजन या डिफ्यूजन, कंफ्यूजन या ईगो कंफ्यूजन भी बोल सकते हैं आप। ओके। यदि आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन के बीच में बैलेंस और फेवरेबल प्रोपोर्शन होगा, तो इंडिविजुअल के अंदर जो वर्च्यू विकसित होगा वो होगा फिडेलिटी का। किसका होगा? फिडेलिटी का। यदि आइडेंटिटी एक्सेस हो गई, आइडेंटिटी के जो क्राइसिस है वो अधिक हो गए एज कंपेयर टू रोल कंफ्यूजन के, तो इंडिविजुअल के अंदर जो माल एडेप्टिव आउटकम विकसित होगी वो होगी फेनेटिसिज्म।
यदि रोल कंफ्यूजन का वर्च्यू जो है वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू आइडेंटिटी से, तो तब जो है वो उसके अंदर रेपुडिएशन जो है वो विकसित होगा। एंड देन नेक्स्ट जो स्टेज है वो है 6th, और उसको यंग एडल्टहुड भी कहा जाता है। और यंग अडल्टहुड आपकी स्टार्ट होती है 19 और 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स। और इसमें जो क्राइसिस और कंफ्लिक्ट विकसित होते हैं वो होते हैं इंटीमेसी वर्सी आइसोलेशन। क्लियर? इंटीमेसी वर्सी आइसोलेशन। अब इस स्टेज में आकर के वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पे एस्टेब्लिश होना शुरू हो गए थे, सोशल रिलेशनशिप को उसने बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब इंटीमेसी वर्सी आइसोलेशन की जो स्टेज में है, अब जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, वो रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए, मेंटेन रखना वो सीख जाता है इंडिविजुअल इस स्टेज में। अब इसमें क्या होता है कि इंटीमेसी जब विकसित होती है इंडिविजुअल के अंदर, तो इंडिविजुअल जो है अपने एनवायरनमेंट के जितने लोग होते हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो स्थापित करने में सक्षम होता है। खास करके अपोजिट जेंडर के प्रति जो है वो अपना रिलेशनशिप मेंटेन रख पाता है। और इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं है कि इंटीमेसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपोजिट जेंडर के प्रति ही वो रिलेशन जो है वो उसके साथ ही रिलेशन अच्छा स्थापित करेगा, उसके साथ साथ उसके सिबलिंग्स के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप हो जाते हैं, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ भी जो है वो अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। एंड देन जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो स्थापित करता है। यदि इंडिविजुअल अपोजिट जेंडर के साथ अच्छा रिलेशन स्थापित कर पाता है, इसके साथ साथ अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन स्थापित कर पाता है, सिबलिंग्स के साथ अच्छा रिलेशन स्थापित कर पाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाता है, तो इंडिविजुअल के अंदर क्राइसिस जो उत्पन्न होंगे वो होंगे इंटीमेसी के। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता, अर्थात वो अपोजिट के साथ भी रिलेशन नहीं रख पाता है, इसके साथ साथ वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अदर लोगों के साथ वो जो है वो रिलेशन को मेंटेन नहीं रख पाता है, तो इंडिविजुअल के अंदर जो क्राइसिस जो है वो विकसित होंगे वो होंगे आइसोलेशन के। जब इंटीमेसी और आइसोलेशन के बीच में एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन होगा, तो देन जो है वो वर्च्यू विकसित होगा लव का। यदि आइसोलेशन और इंटीमेसी में से अगर इंटीमेसी का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसोलेशन, तो जो इंडिविजुअल के अंदर जो विकसित होगा माल एडेप्टिव आउटकम वो होगा प्रोमिजिक्विटी। यदि इंटीमेसी और आइसोलेशन में आइसोलेशन का प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाता है, तो इंडिविजुअल के अंदर माल एडेप्टिव आउटकम आ जाएगी डिस्टेंटिएशंस। एंड देन 7th स्टेज जो है वो है मिडल एडल्टहुड, और स्टार्ट होती है आपकी 40 टू 65 ईयर्स। और क्राइसिस विकसित होते हैं इसमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इस स्टेज में इंडिविजुअल के अंदर जो है वो जनरेटिविटी जो है वो विकसित होती है बाय इस स्टेज में जो जनरेटिविटी विकसित होती है वो होती है कि इसमें पेरेंटहुड और अपने वर्क को मेंटेन करते हैं, अर्थात वो पूरी भूमिका जो है वो पेरेंट की निभाते हैं, और जो अपना वर्क है, जो अपना व्यवसाय है, उसे मेंटेन रख पाते हैं। क्लियर? और साथ ही साथ इस स्टेज में इंडिविजुअल को अपने नेक्स्ट जनरेशन को की चिंता होती है, उन्हें वो गाइड करना चाहते हैं, उन्हें वो गाइड करते हैं, और जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज के विकास और कल्याण की भी उनको जो है वो चिंता रहती है, और वो उसमें योगदान देते हैं, वो समाज के लिए जो वो उसके वेलफेयर के लिए जो वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। यदि इंडिविजुअल ऐसा करता है तो इंडिविजुअल के अंदर जो है वो क्राइसिस विकसित होता है जनरेटिविटी का। यदि इंडिविजुअल ऐसा नहीं करता है, वो अपने वर्क प्रोफेशन को भी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता है, और अपनी पेरेंटहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से नहीं निभाता है, उसे अपने आने वाली जनरेशन से कोई लेना देना नहीं होते, उनकी वेलफेयर की चिंता उसे नहीं रहती है, जिस समाज में इंडिविजुअल रहता है उस समाज से भी उसे कोई लेना देना नहीं होते, उसके वेलफेयर के बारे में भी वो कभी सोचता ना कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ और सिर्फ वो जो है वो अपने ही बारे में सोचता है, अपनी सुख सुविधा के बारे में सोचता है। अगर इंडिविजुअल ऐसा करता है तो उसके अंदर विकसित होता है क्राइसिस स्टैग्नेशन का। यदि जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन के बीच में बैलेंस्ड प्रोपोर्शन है
फेवरेबल प्रपोर्शन है तो वर्च्यू जो है वो इंडिविजुअल के अंदर विकसित होगा केयर का। यदि ऐसा नहीं है, इन दोनों में से यदि जनरेटिविटी का प्रोपोर्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैग्नेशन, इंडिविजुअल के अंदर माल एडेप्टिव आउटकम जो है वो उभर कर सामने आएगी ओवर एक्सटेंशन, ओवर एक्सटेंशन। क्लियर? यदि जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन में स्टैग्नेशन का रेशियो जो है वो ज्यादा हो जाता है, जनरेटिविटी का रेशियो कम है, तो तब इंडिविजुअल के अंदर माल एडेप्टिव आउटकम आ जाएगी रिजेक्टिविटी। अब है हमारे पास 8th स्टेज और लास्ट स्टेज ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी की सबसे लास्ट और 8th स्टेज है वो है मैच्योरिटी, और ये स्टार्ट होती है 65 टू प्लस टिल डेथ। और इस स्टेज में जो क्राइसिस विकसित होते हैं वो होते हैं ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। क्लियर? अब इस स्टेज में आते आते इंसान जो है वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो चुका होता है, बहुत सारी उसको बीमारियां लग चुकी होती है और स्वास्थ्य उसका गिर रहा होता है, और आर्थिक तंगी से भी इंडिविजुअल जो है वो जूझ रहा होता है। अब वो फ्यूचर के बारे में ना सोच करके वो अपने बीते हुई उम्र के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि उसने पूरी उम्र भर क्या किया, कब उसने कोई चीज हासिल करी, कब वो पास हुआ, कब वो फेल हुआ, कब वो सक्सेस हुआ, कब वो सक्सेस नहीं हुआ, अगर वो सक्सेस हुआ तो किन कारणों से हुआ, अगर वो फेल हुआ तो किन कारणों से फेल हुआ। और वो अपने आप को जो है वो जनरलाइज कर लेता है, इवेल्युएट कर लेता है पूरी अपनी लाइफ को। यदि उसकी पूरी लाइफ जब वो इवेल्युएट कर रहा होता है, यदि उसने हर एक जो भी स्टेजेस में जिस भी तरह के उसको जो है वो प्रॉब्लम आई, अगर उन प्रॉब्लम्स को उसने अच्छे से सेटिस्फैक्टरी तरीके से जो है वो रिजॉल्व किया है, तो इंडिविजुअल के अंदर जो क्राइसिस विकसित होगा वो होगा ईगो इंटेग्रिटी का। यदि जो है वो जब वो अपनी लाइफ को पीछे मुड़ करके देखता है, अपने पास्ट को पूरी तरह से देखता है, उसे लगता है कि वो जो है वो अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाया, जो उसे हासिल करना था वो उसने हासिल नहीं किया, वो किसी स्टेज में स्टक हो गया है, वो फंस गया है, उसकी पर्सनैलिटी आगे जो है वो पास ऑन नहीं हो पाई है, तो उसके अंदर जो है वो निराशा की भावना जो है वो विकसित हो जाती है। कई बार जो है वो जो ओल्ड एज में इंडिविजुअल जो होते हैं वो डिप्रेशन का जो है वो शिकार भी हो जाते हैं। यदि ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर के ऊपर प्रॉपर बैलेंस बन जाता है, तो इंडिविजुअल के अंदर जो है वो विकसित होती है विजडम। यदि ऐसा नहीं होता है, अर्थात ईगो आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब ईगो इंटेग्रिटी आपने बहुत ज्यादा हासिल कर दी, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिली है पूरी लाइफ में, तो आप में आ जाएगी प्री अजम्पशन। यदि आप जो है वो बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं, ईगो इंटेग्रिटी के कंपैरिजन में डिस्पायर का रेशियो जो है वो बढ़ जाता है, तो आपके अंदर जो माल एडेप्टिव आउटकम आ जाएगी वो आ जाएगी डिसडेन, और इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑन द लाइफ। अर्थात इस स्टेज में इंडिविजुअल अपनी होल लाइफ को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, होल लाइफ के बारे में सोचता है, उसने क्या हासिल किया और क्या हासिल नहीं किया। क्लियर? और ये थी हमारे पास एरिक एरिक्सन की थ्योरी, और एरिक एरिक्सन की थ्योरी में जो 8 स्टेजेस थी। अब है हमारे पास इसकी जो है वो पिक्टोरियल फॉर्म। क्लियर? अब है कि कई बार जो है वो क्वेश्चन इस तरह से होता है कि हमें लगता है कि अगर ट्रस्ट होगा तो तभी हमें ऑटोनॉमी आएगी, ऑटोनॉमी होगी तभी हमें इनिशिएटिव होंगे, इनिशिएटिव का विकसित होगा तो तभी इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री जब होगी तो तभी आइडेंटिटी होगी, एंड देन इंटीमेसी, एंड देन जनरेटिविटी, ईगो इंटीग्रिटी। ऐसा नहीं है, मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया है कि इन पॉजिटिव और नेगेटिव क्राइसिस या कंपोनेंट के बीच में जो है अच्छी पर्सनैलिटी विकसित करने के लिए जो है वो एक अच्छा प्रपोर्शन, एक फेवरेबल प्रपोर्शन का होना जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें हमारी जो है वो स्टेजेस में ट्रस्ट वाली भी चलेगी, कई बार हमें मिसट्रस्ट वाली भी चलेगी इस स्टेज में। क्लियर? और ये हम पिक्टोरियल फॉर्म में है, सिंपल सी बात है। पहली स्टेज जो है वो एरिक एरिक्सन की पहली डेवलपमेंट जो स्टेज थी वो थी इन्फेंसी स्टेज, और जो स्टार्ट होती थी बर्थ से लेकर के 2 years तक,
और जिसमें कि आपके पास क्राइसिस जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का विकसित होता है। वर्च्यू जो है इसमें होप का आता है। सेकंड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, और अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट होती है 2 से 4 साल तक, और ऑटोनॉमी और शेम और डाउट का यहाँ पे क्राइसिस विकसित होता है, और वर्च्यू इसमें विल आता है। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास स्टेज प्री स्कूल, प्ले स्कूल, सॉरी प्ले स्टेज, और इसमें जो आपके पास वर्च्यू विकसित होगा पर्पस का। एंड देन और जो क्राइसिस है वो है इनिशिएटिव वर्सी गिल्ट का। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास स्कूल एज, और इसमें जो क्राइसिस है इंडस्ट्री वर्सी इंफीरियरिटी, और वर्च्यू विकसित होगा कंपिटेंस का। एंड देन नेक्स्ट जो है वो एडोलेसेंट्स हैं, और क्राइसिस आता है इसमें आइडेंटिटी वर्सी रोल कंफ्यूजन, और वर्च्यू जो है वो विकसित होगा फिडेलिटी का। और नेक्स्ट जो स्टेज है यंग एडल्टहुड की, और इसमें जो क्राइसिस होंगे वो इंटीमेसी वर्सी आइसोलेशन आएंगे। एंड देन जो वर्च्यू विकसित होगा वो लव का होगा। एंड देन जो है वो अगली जो स्टेज है वो है मिडल एडल्टहुड, और मिडल एडल्टहुड का क्राइसिस है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। वर्च्यू इसमें विकसित होगा केयर का। देन लास्ट स्टेज है और 8th स्टेज वो है मैच्योरिटी की, और 65 ईयर्स प्लस में है, जिसमें कि इंडिविजुअल जो है वो इस होल लाइफ के बारे में देखता है कि मेरा बचपन कैसे बीता, फिर उसके बाद क्या रहे मेरे अंदर, फिर उसके बाद जो है वो कैसे रहे इंसिडेंट, उनको किस तरह से रिजॉल्व किया, फिर आगे की स्टेज कैसे हुई, यहाँ पे जो है वो क्या किया क्या नहीं किया, क्या हासिल किया क्या नहीं किया हासिल, फिर नेक्स्ट स्टेज में देन नेक्स्ट एंड देन लास्ट जो स्टेज आती है। यदि ये लाइफ जो है वो एक बैलेंस बना है ना, हर एक चीज का जो क्राइसिस पॉजिटिव कंपोनेंट है नेगेटिव कंपोनेंट है, अगर इनके बीच में फेवरेबल रेशियो बना है तो लास्ट में इंडिविजुअल जो है वो उसमें ईगो इंटेग्रिटी आएगी। क्लियर? यदि इनमें से जो है वो प्रोपोर्शन बैलेंस नहीं बना, या एक चीज में जो है पॉजिटिव ज्यादा आ गए, या फिर नेगेटिव एक इंडिविजुअल में ज्यादा आ गए, तो उसके अंदर जो है वो निराशा की भावना जो है वो विकसित होगी। मैंने आपको बताया है कि यदि एक चीज जो है वो बढ़ जाती है, अगर पॉजिटिव कंपोनेंट बढ़ जाते हैं तो तब भी माल एडेप्टिव आउटकम जो इंडिविजुअल के अंदर विकसित होंगे। यदि नेगेटिव जो है वो ज्यादा हो जाएंगे तो तब भी एक इंडिविजुअल के अंदर माल एडेप्टिव आउटकम जो है वो विकसित होंगे। अब आती है बारी की क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना। आपने ये तो बताया कि अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि इसे क्या कहा जाता है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी जो है वो किस नाम से जानी जाती है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी को जो है वो साइकोसोशल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी या डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो जाना जाता है। दूसरा है कि उसमें स्टेजेस कितनी हैं। ऑब्वियस सी बात है कि 8 स्टेजेस है, और ये 8 जो स्टेजेस है ये इसी सीक्वेंस में चलती है। ये सबसे लोएस्ट स्टेज है, फिर इसके बाद ये आएगी, फिर इसके बाद ये आएगी, फिर इसके बाद ये आएगी, फिर इसके बाद ये, एंड देन और सबसे लास्ट में आपकी जो है वो मैच्योरिटी और ओके। और फिर आता है कि इसको दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आता है कि इसका दूसरा किस सेकंड नाम क्या है, या ओरल सेंसरी कौन सी स्टेज हुई, मस्कुलर एनल कौन सी हुई, लोकोमोटरी जेनिटल कौन सी हुई, या प्री स्कूल को या 3 to 6 ईयर जो है वो अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन जो वो कौन सी स्टेज हुई, तो ये दे देना आपने। फिर इसके क्राइसिस के बारे में क्वेश्चन आता है कि क्राइसिस किस स्टेज में कौन सा क्राइसिस विकसित होता है, यहाँ पे मैंने सामने दिया है। या फिर सिगमंड फ्रॉइड की किस स्टेज के पैरेलल कौन सी एरिक्सन की स्टेज आती है, या फिर कौन सा क्राइसिस आता है, या वर्च्यू कौन सा विकसित होता है, माल एडेप्टिव आउटकम जो है वो क्या क्या आती है। इस तरह इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। मैंने उन क्वेश्चंस को, मैंने इस थ्योरी को आपके लिए बहुत अच्छे से करवाया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आएगी। जब भी फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे।